Hello everyone, my name is Praveen Chal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy and this is the NTSC वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना मॉडर्न हिस्ट्री का। NTSC में हम समझेंगे ये है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं NTSC एग्जामिनेशन में है ना, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो हम लोग 1857 से 1947 और फिर उसके बाद में जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे हम लोग है ना। सो दिस वीडियो हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट 1857 रिवॉल्ट एंड आफ्टर। इन सेकेंड पार्ट विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट 1885 टू 1947 क्या हुआ था उस पूरे दौरान पे जब कांग्रेस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और जब गांधी जी आए 1915 में है ना, तो वो पूरा बिफोर गांधी एंड आफ्टर गांधी एरा एक साथ हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। और जो थर्ड वीडियो होगा वो हम लोग देखेंगे इंडियन वर्ड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे बहुत ही बेहतरीन वीडियो को। सो हियर द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू द टॉपिक इज 1857 रिवॉल्ट एंड आफ्टर। तो 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे है ना एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस रिवॉल्ट के बाद में भी क्या होता है उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड होगा वो ये है कि 1859 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए थोड़ा सीक्वेंस से हम समझेंगे इसे है ना। 1849 में उस समय के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा 1857 से जो इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी होते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, और 1857 के बाद में उन्हें इस रिवॉल्ट के बाद में उन्हें क्या कहा जाएगा, वॉइस रॉय है ना। तो ये एक बहुत ही डिसाइडिंग ईयर था। तो इन 1849 दी गवर्नर जनरल थे कहाँ के, भारत के है ना। तो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम था उनका, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और इनका जो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से 1856 तक है ना। तो 1848 से 1856 तक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में मुगल लास्ट मुगल एम्पायर थे, उस समय तो कोई नहीं जानता था लास्ट मुगल एम्पायर होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट मुगल एम्पायर भारत के कौन थे, बहादुर शाह जफर है ना। तो इन्होंने क्या कहा था कि बहादुर शाह जफर को जो है ये चाहते थे कि रेड फोर्ट से बाहर निकालना है ना। बहादुर शाह जफर को ये चाहते थे रेड फोर्ट से बाहर निकालना, ठीक। और ये दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है कि बहादुर शाह जफर इससे बहुत ज्यादा नाराज होंगे है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही रहते आए हैं वहां पर और फिर अचानक से उनको वहां से हटा रहे हैं, तो बहादुर शाह जफर तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे। उसके बाद में 18 उसके बाद में जो कॉइन वगैरह था ना वहां पर का, तो कॉइन से भी उनके उनके जो प्रिंट्स थे उनको हटा दिया गया था। तो ये भी एक मैटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था किनके लिए, जो मुगल रूलर्स हैं उनके लिए है ना। तो कॉइन वगैरह से भी उनका जो चिन्ह वगैरह था उनको हटा दिया गया था। उसके बाद में 1856 हम देखेंगे 1856 में क्या होता है। 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग आते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बाद में कौन आएंगे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जो लॉर्ड कैनिंग आएंगे वो क्या बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर विल बी लास्ट मुगल एम्पायर। क्या बोलते हैं वो, बहादुर शाह जफर विल बी लास्ट मुगल एम्पायर है ना, लास्ट मुगल एम्पायर। अब आप बोलोगे भाई कि इनके बाद क्या सभी को हत्या करवा देंगे क्या, ऐसा नहीं है। ये जो है लास्ट मुगल एम्पायर है, और इनके बाद में जो भी नए आएंगे उनके वंशज या उनके बेटे, तो उनको क्या कहेंगे, प्रिंस कहेंगे है ना, उनको एम्पायर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है वो चेंजेस ब्रिटिशर्स ला रहे थे। वो इसलिए ब्रिटिशर्स ला रहे थे ताकि उनका जो है कहना चाहिए कि क्या डोमिनेंस बढ़ सके, और जो
इंडियंस का है, मतलब जो मुगल्स का डोमिनेंस क्या हो सके, कम हो सके, क्योंकि अभी भी जो है भारतीय अपना लीडर किन्हें मानते थे, अपना लीडर मुगल एम्पायर को मानते थे। वो ब्रिटिशर्स को अपना लीडर नहीं मानते थे। ब्रिटिशर्स को हमेशा एक ऐसे गवर्नमेंट की तरह देखा जाता था भारत में जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे लोगों के साथ, जो कि हकीकत भी है ना। वो हमें कभी भी अच्छाई के बारे में नहीं सोचते थे, वो हमेशा हमारा एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ था ना 1857 का, तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ था, इसका जो इमीडिएट कॉज था, जो अचानक से जिसकी वजह से पूरा सिपाही म्यूटिनी हुआ, वो क्यों हुआ था? जो सिपाही थे, है ना, वो नाराज थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, so this particular sepoy mutiny happened because of the this revolt happened because of the sepoy, सिपाही की वजह से हुआ था, इसलिए इसे सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है कई बार, है ना। This particular 1857 revolt is also called as सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी भी इसे कहा जाता है। अब इस सिपाही म्यूटिनी के कई सारे रीजंस हैं, है ना। तो उन सभी, अब देखो कोई एक रीजन तो होता नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, है ना। पीजेंट्स एंड क्या है? लैंडलॉर्ड्स जो है वो खुश नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि वो टैक्स बहुत ही ज्यादा कलेक्ट कर रहे थे पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड से, है ना। सो दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द दिस हाई टैक्स। फिर उसके बाद में जो दूसरे आते हैं ना, वो है खुद सिपाही। ओके, तो सिपाही जो इंडियन सिपाही है ना, जो इंडियन सिपाही है, जो भारत के सिपाही हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था। इनका वेजेस कम था, सैलरी कम था, और इनको ज्यादा ऊपर रैंक में प्रमोट भी नहीं किया जाता था। हमेशा ये नीचे वाले लेवल पे ही होते थे, तो इसलिए सिपाही भी अनसेटिस्फाइड थे। उसके बाद में जो तीसरा है ना, वो है रिलीजियस वायलेशन, है ना। रिलीजन जो था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कई सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे थे इंडिया में, है ना। क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे हैं कि हर चीज को सह सकते हैं, बट अपने धर्म की से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तब उस समय क्या होता था कि एज पर दी ट्रेडिशन, एज पर दी नॉर्म्स जो है, वो समुद्र को पार करना सही नहीं समझा जाता था। तो जब 1824, है ना, याद रखिएगा, 1824 में बर्मा में जब वॉर हो रहा था, ठीक है, बर्मा, आज इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो लोगों जो सिपाही है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जो है समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। हम, अगर आप जमीन के रास्ते भेजोगे तो चले जाएंगे, लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज पर देयर बिलीफ, अगर आप समुद्र के रास्ते से जाओगे तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो सकता था, है ना। तो इसलिए वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। कब? 1824 में। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इन सभी चीजों को नहीं मानते थे, इसलिए फाइनली उन्होंने 1856 में, कब? 1856 में एक एक्ट बना दिया, जिसके बाद कोई भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता था, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे आपको लैंड रूट से भेजा जाए, चाहे आपको सी रूट से भेजा जाए। तो ये जो है ना, कुछ चीजें जो थी वो सिपाही को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जो कि उनके रिलीजन के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये उनको मजा नहीं आ रहा था, उनको सही नहीं लग रहा था। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो है रिफॉर्म्स, है ना। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? रिफॉर्म्स भी कर रहे थे। तो क्या रिफॉर्म्स था? एक तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया था, ठीक, सती प्रथा। ओके, सो सती प्रथा वाज एबोलिश्ड। सती प्रथा, सती प्रथा, अब ये सती प्रथा को कब खत्म किया गया था? तो समझिएगा, सती प्रथा हैज बीन अबोलिश्ड इन 1828, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आप याद रखिएगा, है ना, राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय। ओके, अब ये सती प्रथा होता क्या था? तो देखिए, सती प्रथा क्या था कि ये इस तरीके का प्रैक्टिस था जिसमें अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो वुमेन को भी उनके चिता के साथ में जला दिया जाता था। तो ये काफी अलग सा ही सिस्टम था, जो कि काफी आउटडेटेड था, लेकिन उस समय के, उस जमाने की सोसाइटी में इसको सही समझा जाता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को बंद किया, है ना, एंड अंडर दी लीडरशिप ऑफ राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। ये कब खत्म हुआ था? याद रखिएगा, 1828 में।
1828 में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में जो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा वो है विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया, है ना। विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया। एक एक्ट लेके आया गया था विडो रीमैरिज के लिए, ताकि विधवाओं का जो है वो फिर से विवाह हो सके, और ये बहुत ही अच्छा एक्ट था। लेकिन उस समय के उस सोसाइटी के हिसाब से जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, और इन सभी चीजों के बदलाव के लिए वो रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी, और उन्हें लगता था कि ये उनके धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है ना। तो इसलिए वो इन रिफॉर्म्स से खुश नहीं थे। कौन? जो इंडियन सोसाइटी थी वो इसको बहुत गलत तरीके से देख रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की महिलाओं को जो है वो बिगाड़ा जा रहा है, तो इस तरीके से वो काफी गलत तरीके से चीजों को ले रहे थे। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब आता है? 1856। ओके, विडो रीमैरिज एक्ट केम इन 1856। फाइन। So once again I'm repeating this सती प्रथा, राजा राममोहन रॉय 1828 एंड विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो ये याद रखिएगा, ये जो दो रिफॉर्म थे बहुत ही बड़े रिफॉर्म थे। उसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था इसका, जिसे कहते हैं हम लोग क्रिश्चियन। सो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे ना, क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो क्या करते थे? फोर्सफुल कन्वर्जन करते थे, है ना। फोर्सफुल कन्वर्जन क्या करते थे? फोर्सफुल कन्वर्जन करते थे अदर रिलीजियस पीपल का इनटू क्रिश्चियनिटी। जो दूसरे धर्म के लोग थे उनका फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता था क्रिश्चियनिटी में। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ सके, है ना, उनके फॉलोअर्स बढ़ सके, उनकी संख्या बल बढ़ सके, तो इसलिए वो फोर्सफुल कन्वर्जन किया करते थे। और इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम भी मेंटेन किया था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, वरना आपको अपना पुरखों का जमीन, अपने माँ बाप का जमीन नहीं मिल पाएगा। अगर आप क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं तो आपको मिलेगा। तो इस तरीके का बहुत ज्यादा गलत नियम कायदे जो है वो बनाए गए बाय दी ब्रिटिशर्स। दैट इज व्हाई पीपल वर वेरी 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 एंग्री, है ना। और इसका जो सबसे बड़ा इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज मतलब जिस वजह से ये पूरा सिपॉय म्यूटिनी अचानक से फट पड़ा, है ना। तो ये जो है सिपॉय म्यूटिनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट था उस समय, जो कार्ट्रिजेस होते थे ना, जो कारतूस होते थे, ठीक है। देखो पहले तो एक ब्राउन बेस नाम का यूज होता था गन, लेकिन उसके बाद में एक रॉयल इनफील्ड नाम का नया गन लेके आया गया, जिसमें कि जो कार्ट्रिजेस होता था, जो कारतूस होता था ना, वो एनिमल कोटेड होता था, उसमें एनिमल की स्किन लगी होती थी। सो न्यू कार्ट्रिजेस वर एनिमल कोटेड, है ना, एनिमल स्किन कोटेड। और इसको यूज करने से पहले आपको माउथ से इसको ओपन करना पड़ता था, ठीक है। और ये कौन से एनिमल का स्किन यूज किया जाता था इसमें? जो काऊ है और जो पिग है। तो जो गाय और सुअर की स्किन को इसमें यूज किया जाता था। तो जो गौ हत्या है ना, वो हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, और सुअर को मुस्लिम रिलीजन में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो जब ऐसा न्यूज आया बिटवीन दी सिपॉयज, है ना, तो सिपॉय जो थे, सिपाही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और उनमें से एक जो सिपाही है जिनका नाम है मंगल पांडे, ठीक, याद रखिएगा नाम, है ना। सबसे पहले यही जो है पूरी चीजों को स्टार्ट करते हैं, पूरा इग्नाइट यही करते हैं, है ना। तो मंगल पांडे का नाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मंगल पांडे जी ने क्या किया? 29th ऑफ मार्च, ओके, 29th ऑफ मार्च, डेट याद रखिएगा, 29th ऑफ मार्च, 29th ऑफ मार्च को क्या करते हैं ये अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको गोली मारकर मर्डर कर देते हैं। और इसके बदले में फिर मंगल पांडे को क्या हो जाती है? फांसी की सजा हो जाती है। और इनको फांसी की सजा होती है 8th ऑफ अप्रैल, ओके, व्हेन 1857। ये पूरा 57 की बात चल रही है ना, 29th ऑफ मार्च 1857 एंड 8th ऑफ अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की क्या हो जाती है? फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है, उनको फांसी दी जाती है। तो इस तरीके से मंगल पांडे शहीद हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो चिंगारी भड़काई थी ना, वो चिंगारी बहुत ज्यादा फैलेगी। अभी देखिएगा कैसे फैलेगी, मैं बताता हूँ। अब ये अप्रैल हो गया। अब उसके बाद देखेंगे बहुत सारे सिपॉयज, लगभग 85 सिपॉयज थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने उनको सर्विस से हटाकर, है ना,
उनको 10 सालों का सजा दे दिया, जिसकी वजह से जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ गया। और 10 मई 1857, डेट याद रखिएगा, 10th ऑफ मई, ओके, 10th ऑफ मई 1857 को जो है ना, जो सिपाहियों ने मार्च स्टार्ट करते हुए जो जेल था उस पर, उसके ऊपर अटैक करके जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा ले गए वापस, है ना। तो ये जो है, यहीं से क्या होता है, ये पूरा सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट का अगर डेट पूछा जाए, व्हेन सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड, तो याद रखिएगा क्या डेट है, 10th ऑफ मई 1857। सबसे पहले जो है वो कौन थे जिन्होंने ये पूरा स्टार्ट किया था, मंगल पांडे, है ना। और इनको फांसी कब दी जाती है, 8th ऑफ अप्रैल 1857, है ना। मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के थे, गोरखपुर के थे, है ना। तो ये आई थिंक दिस मंगल पांडे जो है वो पहले थे, 8th ऑफ अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा हो जाती है, फाइन। सो दिस इज आई थिंक बैरकपुर, है ना। तो बैरकपुर आप याद रखिएगा, वहां से वो उस एरिया से तो वो सिपाही थे, बैरकपुर, फाइन। So this you please remember. So I hope this is clear to all of you. And the next very important thing is, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए 85 जो सिपाही थे उनको तो छुड़ा ले गए। अब उसके बाद आगे क्या, तो आगे ये क्या करते हैं, अपने लिए लीडर तलाशते हैं कि कौन इनके लिए लीडर हो सकता है ना। तो अब ये किनको देखते हैं, ये किनको देखेंगे, बहादुर शाह जफर को। तो ये सभी कहाँ चले गए, दिल्ली। तो ये गए दिल्ली, है ना। इसके बाद में कहाँ जाते हैं, ये दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में जाने के बाद में ये मिलते हैं बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, ओके। सो बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो है हमारा नेतृत्व करिए, आप जो है हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, आप जो हमको लीड करिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो उस समय जो बहादुर शाह जफर का जो एज है ना वो काफी हो चुका होता है ना, वो ऑलरेडी काफी बुजुर्ग हो चुके होते। तो इनिशियली तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद में बहादुर शाह जफर ने अपना कंसेंट दिया, ओके फाइन, चलिए हम जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर जी ने बहुत से लोकल रूलर्स एंड नवाब्स को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, पत्रिका लिखी, और उनको अपने साथ में मिलाने की कोशिश की। तो अब देखते हैं कि जो पूरा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो दूसरे जगह पे किन किन लीडर्स के अंडर में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, कुछ पहले लोकेशंस बताऊंगा। तो सबसे पहले लोकेशन आप लिखिएगा दिल्ली, है ना, दिल्ली, ओके। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज झांसी, फाइन, झांसी, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज we have Kanpur, then the next one is Lucknow, okay, and the next one is Bareilly, है ना, बरेली, ओके। इलाहाबाद भी था जहां से लियाकत अली ने लीड किया था, बट स्पेस ना होने की वजह से मैं यहीं तक ले रहा हूँ। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, है ना। तो दिल्ली से देखिएगा, तो दिल्ली से तो बहुत इजी है, कौन होंगे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ओके। झांसी से कौन होगी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ओके। द नेक्स्ट वन इज कानपुर से कौन होंगे भाई, कानपुर से होंगे तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे, ठीक है, कानपुर से तात्या टोपे। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ओके, बेगम हजरत महल। और जो बरेली है ना, तो बरेली से कौन होंगे, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। और एक और प्लेस है जो कि बिहार है, तो बिहार से कुंवर सिंह बहुत फेमस है ना। तो ये याद रखिएगा, बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, है ना, कानपुर से तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बरेली से खान बहादुर खान। एक दिल्ली से भक्त खां भी थे, तो भक्त खां भी का नाम याद रखिएगा, है ना। तो भक्त खां जो थे ना वो बहादुर शाह जफर के अंडर पे ही थे, भक्त खान। इनको बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था, भक्त खां को शाह आलम
बहादुर का खिताब दिया है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन में आता है, शाह आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने किनको दिया था? तो किनको दिया था? भक्त खां को। कहां से थे ये? दिल्ली से थे, ठीक। और बेगम हजरत महल के साथ में जो बिरदिस कादिर, इनके जो बेटे थे वो भी थे साथ में, है ना। जो रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट कर रहे थे तात्या टोपे भी, है ना। और जो नाना साहिब थे ना वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो कानपुर वाले इलाके से तात्या टोपे के साथ में नाना साहिब भी रहेंगे, है ना। तो ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा ट्रिक दिया था जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, जैसे ये दिल्ली है, तो आप ये नाम कैसे याद रखेंगे? एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, दिल्ली, तो ये दिल्ली मतलब दिल। अब दिल किसको मिलेगा? जिसका जिगरा बहादुर होगा, है ना। तो जो बहादुर होगा उसको क्या मिलेगा? दिल्ली मिलेगी, दिल मिलेगा, ठीक। उसके बाद में झांसी, तो सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस है। एक और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम है मणिकर्णिका। क्या नाम है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इज द ओरिजिनल नेम ऑफ झांसी, मणिकर्णिका, फाइन। और जो कानपुर से तात्या टोपे था ना, इनका जो असली नाम था, है ना, इनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक। ये रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। ये भी कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या टोपे? सो आंसर इज रामचंद्र पांडुरंग। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? सो रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनल नेम इज मणिकर्णिका। अभी एक मूवी भी आई थी कंगना रनौत की, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये मणिकर्णिका का रोल प्ले किया था, है ना। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। अब उसके बाद कानपुर, तो कानपुर से क्या? तात्या टोपे, है ना। तो देखो, कानपुर से कान, है ना, और जब ठंड लगेगी तो क्या पहनोगे आप? टोपी पहनोगे, है ना। तो ये तात्या टोपे कानपुर से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो लखनऊ से लक, है ना, लक किस्मत। तो जिसका किस्मत अच्छा होगा उनको क्या मिलेगी? बेगम मिलेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बरेली से रेल, है ना, तो रेल से जो खान निकलता है, तो इस तरीके से आप इसे भी जो है एक अलाइन कर सकते हो। तो ये जस्ट ट्रिक है, आप इसे अपने तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। So these were the some important leaders who were struggling from different parts of the country. रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो थी ना वो फाइट इसलिए कर रही थी क्योंकि लॉर्ड डलहौसी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया था जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई मेल हेयर नहीं है, कोई संतान नहीं है, जो बच्चा हो, है ना, लड़का हो, तो आपकी प्रॉपर्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट इनहेरिट कर लेगी। मतलब आपका जो खुद का संतान होना चाहिए और वो भी मेल बॉय होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर्टी आपका बच्चा इनहेरिट करेगा। अगर मान लो कोई अडॉप्टेड सन है या फिर कोई बच्ची है, फीमेल है, बेबी है, तो वो फिर वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो जो रानी लक्ष्मीबाई का जो बच्चा था ना वो अडॉप्टेड सन था, तो इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई के जो पूरे एरिया को ब्रिटिशर्स कब्जाना चाहते थे और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवॉल्ट में आती हैं लड़ाई करने के लिए, है ना। और जो लास्ट इन्होंने लड़ाई लड़ा था वो था ह्यूरोस के खिलाफ में। तो ह्यूरोस ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि ये पूरा जो स्ट्रगल हो रहा है अभी, है ना, 1857 को जो रिवॉल्ट हो रहा है उसमें एक ही मर्द है, कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहादुर थी, बहुत स्ट्रांग थी रानी लक्ष्मीबाई, ओके। और इनका जो इनका बोलना चाहिए कि जो समाधि है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो झांसी मत लिख दीजिएगा, है ना, कहाँ है? ग्वालियर में है। तो इस तरीके से जो हमने पूरे लीडर्स को बहुत अच्छे से समझा। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो सप्रेस कैसे हो जाता है ना। देखिए, ये जो 1857 का रिवॉल्ट था वो उतना सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी। दिस बहादुर शाह जफर वॉज वेरी ओल्ड और उतनी विल पावर, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, है ना, एक गाइडेंस नहीं था, एक प्रॉपर विजन नहीं था, प्लानिंग नहीं था और लीडरशिप नहीं था। तो इस वजह से ये जो 1857 का रिवॉल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसने जो है वो एक इंडिपेंडेंस की कहानी जरूर लिख दी थी, है ना। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और ये फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस किन्होंने कहा है? तो ये नाम याद रखिएगा, एस एन सेन।
तो एसएन सेन जो है ना वो बहुत बड़े हिस्टोरियन है, तो उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को क्या कहा है, दिस इज द फर्स्ट फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। तो ये याद रखिएगा, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन सेन है ना, तो ये याद रखिएगा, एस एन सेन। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे और ये सरकारी इतिहासकार भी थे, है ना। इन्होंने कहा था कि 1857 रिवॉल्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस है। तो इस तरीके से चीजों को जो है हमें समझना है। और अब मैं बताता हूं कि ये जो पूरा मूवमेंट कैसे सप्रेस हुआ। तो देखिए, जल्दी से ही ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा पावर समेटा और उसके बाद में है उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को वापस ले लिया, है ना, ये जो सिपाही के कंट्रोल से। और उसके बाद में आगे जाके जो है वो 1857 में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर 1858 में उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुना देते हैं, ना। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उन्हें कहाँ भेजते हैं, बर्मा, रंगून का जो जेल होता है वहां पर उन्हें भेजते हैं। और उनकी बेगम के साथ में, जिनका नाम होता है जीनत अली, है ना, तो जीनत बेगम तो के साथ में वो भेजते हैं, अली नहीं आएगा, बेगम जीनत के साथ में उन्हें, जीनत महल है उनका नाम। तो जीनत महल के साथ में जो है वो बहादुर शाह जफर जाते हैं बर्मा, रंगून में, और उनके बेटों की ऑलरेडी हत्या कर दी गई होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और फाइनली आफ्टर 4 years इन 1862 वहां उनकी नेचुरल तरीके से मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है ये पूरा प्रोसेस, जो पूरा रिवॉल्ट है वो सप्रेस हो जाता है। और तात्या टोपे जो कि काफी 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 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, इनका कोई इंफॉर्मेशन दे देता है ब्रिटिशर्स को, मान सिंह करके नाम था उनका। तो मान सिंह जो है इनको ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर तात्या टोपे को पुलिस जो है वो पकड़ लेती है और फिर बाद में इन्हें भी फांसी हो जाती है। तो इस तरीके से जो पूरा सिपाही म्यूटिनी है वो सप्रेस हो जाता है। लेकिन इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि अति सर्वत्र वर्ज्य, मतलब कि कभी भी अति नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से 1858 में, है ना, इसके बाद में 1857 का रिवॉल्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, उसके बाद में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। तो 1857 का ये रिवॉल्ट होता है, उसके बाद में बहुत सारी चेंजेस होती है ना ब्रिटेन में, बहुत सारी चेंजेस, ठीक है। तो 1857 के बाद में 1858 का एक्ट आता है ना, 1850 एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता है। अब इसमें क्या होगा, 1858 के एक्ट के जैसे ही बनता है तो कई सारी चीजें चेंज होती हैं। जैसे कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी चीजों को यूज करती थी, मैनेज करती थी पूरी भारत को, वो गवर्नमेंट को रन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जो भारत है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल पे होगा, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल पे होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बिफोर दिस रिवॉल्ट इंडिया वॉज मैनेज्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, बट आफ्टर दिस रिवॉल्ट, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 1858 एक्ट, भारत, इंडिया विल बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1857 रिवॉल्ट के पहले जो पोस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद में वो जो पोस्ट क्या कहलाएगा, वॉइस रॉय, है ना। और ये वॉइस रॉय जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, भारत में, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस गवर्नर जनरल विल बी रिप्लेस्ड बाय वॉइस रॉय। उसके बाद में तीसरा बहुत बड़ा चेंज ये आता है कि जो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अब जो जमीन वगैरह है हम लोग जबरदस्ती आपसे नहीं हड़पेंगे, आप जो है अपने जमीन के ऊपर अपना टाइटल रख सकते हैं, लेकिन आपको हमारे प्रति लॉयल बनना पड़ेगा। वैसे ही कुछ ऑफर उन्होंने जो लोकल प्रिंस हुआ करते थे उनको दिए कि आप जो है अपने टाइटल, अपने लैंड को आराम से एंजॉय करिए, लेकिन आपको ब्रिटिश क्वीन के सुपरमेसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ उन्होंने चेंजेस लाए। और उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स का जो प्रपोर्शन है ना ब्रिटिश आर्मी में, उसको बहुत ज्यादा कम कर दी, क्योंकि डर गए थे। ये पूरा एपिसोड देख करना, ब्रिटिशर्स डर गए थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई जो है रिवॉल्ट हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि इस पूरे रिवॉल्ट के बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है जो मैं आपको बताऊंगा,
है ना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू। 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या करते हैं कि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, उनको मना कर दिया जाता है कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक शब्द भी जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका पूरा जो पूरा जो न्यूज एजेंसी है या फिर पब्लिशिंग मशीन्स वगैरह है वो सबको क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का लॉ बनाता है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि जो उनके खिलाफ जो है वो लोगों के मन में गलत चीजें ना जाए, है ना। हालांकि वो गलत काम कर रहे थे बट वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोगों को इस सभी चीजों के बारे में पता चले। तो इस तरीके का वो लॉ वगैरह बनाया करते थे, है ना। So this is the complete information that I just wanted to give you regarding this particular topic. याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में, है ना। So I hope this is clear to everyone, and if you have any doubt, problem, confusion, you please comment below and let us know. We will feel happy to resolve your doubts. और एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा कि in the next video we will discuss about the 1885 to 1947. बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पूरा वीडियो होने वाला है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस उस वाले पूरे पोर्शन से आते हैं। So we will meet in the next video, and thank you, goodbye, take care.